हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं लीडिंग स्टडी की एक एसएसटी फैकल्टी हूँ। आपको अगर सोशल साइंस और साइंस रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर में जाके लीडिंग स्टडी आपको डाउनलोड कीजिए और सारे के सारे नोट को परचेज भी कीजिएगा, ठीक है। तो आज की पढ़ाई स्टार्ट किया जाए स्टूडेंट। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स है उस चैप्टर की फिफ्थ पोर्शंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम पढ़े थे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड वी हैव also discuss about different kinds of electricity. Now we'll discuss about hydroelectricity in detail. Hydroelectricity is generated by fast flowing water. देखो स्टूडेंट, यहाँ पर से वाटर आ रही है और जब फर्स्ट फ्लोइंग वाटर आ रही है, इस वाटर की वजह से जब ये टरबाइन घूम रही है और टरबाइन घूमने की वजह से जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। सो ये जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कन्वर्ट हुई है, ये ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू डिफरेंट जगह में सप्लाई भी हो रही है, ओके। ऐसे करके हम रिवर से इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को जनरेट करते हैं, ओके। India has a number of multi-purpose projects like Bhakra Nangal, Damodar Valley Corporation, the Kopili Hydel Power Project, etc. producing hydroelectric power. जो different kinds of dam, reservoir ये सब होते हैं वो mainly हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बने होते हैं, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और वो कभी कभी एग्रीकल्चर जो फील्ड है वहाँ पे वाटर सप्लाई करने के लिए भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पस होते हैं जब ये डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। बट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी इज वन ऑफ द रीजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डैम्स एंड रिजर्वर। नेक्स्ट क्या है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल समथिंग रिलेटेड विथ हीट और टेम्परेचर, समथिंग रिलेटेड विथ हीट एंड टेम्परेचर, ओके। So thermal electricity is generated by using coal, petroleum and natural gas. Thermal electricity हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जब हम कोल को, पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को जलाते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ओके। The thermal power stations use non-renewable fossil fuels for generating electricity. जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पे मेनली क्या होती है, जो वहाँ पे हम कोल, पेट्रोलियम ये सब जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है उसको हम जलाते हैं और उसको जलाने की वजह से वो हीट प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो थर्मल पावर स्टेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज में और डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउस होल्ड में सप्लाई भी करते हैं इसी प्रोसेस को फॉलो करके। देयर आर ओवर 300 थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया। इंडिया में टोटल 310 थर्मल पावर सिचुएटेड है, ओके। सो यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हो जो मेजर थर्मल प्लांट्स इन इंडिया, जो मुंद्रा है गुजरात में, ट्रॉम्बे मुंबई, दिस इज ऑल्सो फेमस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जमशेदपुर है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है जोजोबेरा, हल्दिया भी है कोलकाता और वेस्ट बंगाल में, ओके। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्यों क्या हो रही है, यहाँ पर विंड की वजह से ये जो विंड की जो प्लेट्स है वो घूम रही है, ठीक है। So now we will discuss about non-conventional source of energy. So student बताओ, कॉन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्स से नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स की डिफरेंस क्या है, ठीक है। अलग क्यों है जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जिस एनर्जी रिसोर्स को हम पहले से नहीं यूज करते हैं, ठीक है, और इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स भी कहते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को क्यों हम इसको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं, क्योंकि जब हम एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को हम एक बार यूज करते हैं, ठीक है,
उसको हम दोबारा भी और अगेन एंड अगेन भी यूज कर सकते हैं, बार बार उसको हम यूज कर सकते हैं। इसकी वजह से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी आर ऑल्सो नोन एज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। रिन्यूएबल की री मीन्स अगेन एंड अगेन, ओके। Okay, so non-conventional source of energy, the growing consumption of energy has resulted in the country become increasingly dependent on fossil fuels such as coal, oil and gas। ठीक है, कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा हो रही है, इसकी वजह से कॉन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंस भी ज्यादा हो रही है। ठीक है, सो उसे डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा और उसको यूज करना भी पड़ेगा। ओके, rising prices of oil and gas and their potential shortage have raised uncertainties about the security of energy supply in future। ठीक है, ऑयल की प्राइस ज्यादा से ज्यादा हो रही है। ठीक है, और इसकी वजह से जो ऑयल क्या है, ऑयल है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस और ऑयल आल्सो फॉल अंडर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। सो ये जो रिसोर्स है ऑयल वो लिमिटेड है, लेकिन जो हमारी जो डिमांड्स है वो अनलिमिटेड है। सो हमारे अनलिमिटेड डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा और उस एनर्जी रिसोर्स को प्रॉपर से यूटिलाइज भी करना पड़ेगा ताकि सब उस रिसोर्स को सही तरह से यूज कर पाए। ओके, सो नेक्स्ट है क्या, सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इन फ्यूचर विच इन टर्न हैज सीरियस रिपरकशंस ऑन द ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, जब स्टूडेंट ये जो ऑयल है, जो पेट्रोलियम है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो ज्यादा से ज्यादा यूज करने की वजह से वो खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या इंडस्ट्री नहीं चलेगा, हमारी जो इकोनॉमिक जो ग्रो है वो क्या रुक जाएगी, ये नहीं होगी। तो नेशनल इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने के लिए वो तो नहीं रुक सकती है, एक ग्रो एक जगह स्टॉप हो सकती है, नहीं स्टॉप हो सकती है, लेकिन हमें जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्स को हमें प्रॉपर और सही तरीके से यूटिलाइज करने में हमें जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर कम डिपेंड रहना पड़ेगा। ओके, मोreover इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आल्सो कॉज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। जब हम फॉसिल फ्यूल को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो उसी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी। क्यों नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्स है वो इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली का मतलब क्या है, जब हम ये रिसोर्स को यूज करते हैं तब एनवायरमेंट पे पॉल्यूशन कम होती है और किसी रिसोर्स यूज करने में नहीं भी होते हैं। ठीक है, so this type of non-conventional energy resources are also called as non-renewable energy resources। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, here there is a pressing need to use renewable energy source like solar energy, wind, tide, biomass and energy from waste material। ठीक है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को यूज करना पड़ेगा, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड एनर्जी, बायोमास एनर्जी। हम इस जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो हम पहले डिस्कस करेंगे। ओके, दीज आर आल्सो कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, जैसे कि मैंने कहा आपको। So India is blessed with an abundance of sunlight, water, wind and biomass। इंडिया में सबसे ज्यादा से ज्यादा सनलाइट भी मिलते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी है, विंड अवेलेबिलिटी है, बायोमास से भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इट हैज द लार्जेस्ट प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ हम न्यूक्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? First of all we have to discuss about that nuclear or atomic energy it is obtained by altering the structure of atoms। ठीक है, जो यूरेनियम है, थोरियम है, हम जानते हैं कि ये न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी रिसोर्स की एक सोर्स है, तो उसकी जो केमिकल जो स्ट्रक्चर है उसको अदल बदल के हम उसको एज अ न्यूक्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, when such an alteration is made much energy is released in the form of heat and this is used to generate electric power।
तो उसको हम बर्न करके ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, एक मैं एग्जांपल देती हूँ, एक मैं तुम एज्यूम कर लो, मानो कि जब हम 10 टन कोल को हम बर्न करेंगे तो हम 10,000 किलो कैलोरी हम एनर्जी हमें मिलेगी। मगर जब हम 1 टन यूरेनियम को बर्न करेंगे तब हम 1 लाख किलो कैलोरी एनर्जी पाएंगे। तो इसमें से हमारी प्रॉफिट किस में हुई? हाँ, प्रॉफिट हुई ये न्यूक्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी, आई मीन टू से जो यूरेनियम, थोरियम, इसको यूज करने में जब हम इसको कम भी यूज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इसकी वजह से क्या होगी? इसकी वजह से हमें जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंसी हमें कम करना पड़ेगा तब। ओके, uranium, thorium, which are available in Jharkhand and the Aravalli range of Rajasthan, are used for generating atomic or nuclear power. The monazite sands of Kerala is also rich in thorium. ठीक है, केरला में एक बीच है, वहां पे जो सैंड मिलती है वो सैंड में मोनाजाइट है। ठीक है, मोनाजाइट सैंड्स, उसमें थोरियम है, थोरियम की इसमें काम लगती है। जो यूरेनियम थोरियम की जैसी, थोरियम को हम जला के हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्स की एक। नेक्स्ट क्या देखो क्या स्टूडेंट, सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, यानी कि इक्वेटर के ऊपर ही रहे, इक्वेटर के आजू बाजू एरिया में इंडिया पड़ते हैं। इसकी वजह से ज्यादा सोलर एनर्जी भी इंडिया में मिलते हैं। ठीक है, और सूरज तो हर दिन सनराइज होते हैं सूरज की और सनसेट भी होते हैं। तो हमें कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा कि सूरज अब नहीं मिलेगा। ठीक है, सूरज यूज करने में वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो इट हैज इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। तो हम देखो स्टूडेंट, ये जो हाउस है यहाँ पे एक फोटोवोल्टिक सेल हमें लगाए हैं और ये क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा जो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। इसके बाद की जो कुछ प्रोसेस की एक, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फोटोवोल्टिक सेल। ओके, क्या बोले हैं बताओ? हाँ, फोटोवोल्टिक सेल। तो स्टूडेंट, ये जो फोटोवोल्टिक सेल है, इसके वजह से, इसके हेल्प से, मदद से हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो सोलर एनर्जी था। देखो यहाँ पर ये सब हो रही है और ये पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में जब हम कन्वर्ट कर रही है तो हम इसकी वजह से हम टीवी भी देख सकते हैं। ठीक है, फैन, देखो यहाँ पर फैन घूम रही है। तो हाउस होल्ड जो एक्टिविटीज के में हम इस एनर्जी रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जब एक बार लगा लेंगे तो हमें बार बार इसको खर्चा भी नहीं कम करना पड़ेगा। ओके, सोलर एनर्जी इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। ठीक है जी, सोलर एनर्जी पॉपुलर हो रही है रूरल एंड रिमोट एरियाज में। वहाँ पे तो पीपल की जो अफोर्डेबिलिटी वो भी कम होती है, वो ज्यादा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज नहीं कर पाते और कोई कोई जगह में ये भी नहीं भी मिलती है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो सूरज तो सब जगह मिलती है, उसी वजह से उसकी डिपेंडेंस जो है सोलर एनर्जी के ऊपर दिन ब डे इंक्रीज कर रही है। ओके, some big solar power plants are being established in different parts of the India. Some जो big solar plants है तो इंडिया की different kinds of जगह में अब हो रही है, which will minimize the dependence of rural households on firewood and down cows, which in turn will contribute to environmental conservation and adequate supply of manure in agriculture. जो इंडिया की रूरल हाउस होल्ड है वो क्या करती है, वो ज्यादा से ज्यादा फायरवुड के ऊपर डिपेंडेंट करता है। काउडंग केक बनाते हैं और उसको जलाते, राख कर देते हैं और उसमें से जो हीट पाते हैं उसको ही एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज में काम में लगाता है। लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा ये सब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। क्यों? जो काउडंग केक है, हमने पहले भी बताई, जो काउडंग केक है उसको हम एज अ फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर फील्ड में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ काउडंग केक,
which in turn will contribute to environmental conservation and adequate supply of manure in agriculture। देखो काउ डंग केक को हम एग्रीकल्चर फील्ड में भी काम में लगा सकते हैं, ठीक है। और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के जब हम काउ डंग केक को जलाएंगे तो उसकी वजह से एनवायरमेंट भी पॉल्यूट होगी, तो ये इको फ्रेंडली भी नहीं है। देखो स्टूडेंट क्या है, विंड एनर्जी। विंड पावर इन इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। इंडिया में कौन सी स्टेट में ज्यादा से ज्यादा विंड पावर हमें मिल सकते हैं? राजस्थान में, ठीक है। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपकी। राजस्थान में डेजर्ट एरिया होने की वजह से कोई ऑब्स्टेकल भी नहीं होती, इसी वजह से राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा विंड एनर्जी में मिलते हैं। और जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, वो कोस्टल एरिया में भी हमें विंड एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। विंड एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज वहां भी कोई ऑब्स्टेकल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागराकोली टू मदुराई। अपार्ट फ्रॉम दीज, Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Kerala, Maharashtra, Lakshadweep have important wind farms। ठीक है, तमिलनाडु में जो नागराकोली टू मदुराई है, वहाँ पे भी विंड एनर्जी मिलते हैं, एज वेल एज आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र में भी विंड एनर्जी मिलते हैं। नागराकोली, कोयल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री। जो नागरा कोयल एंड जैसलमेर है, राजस्थान में जो सिचुएटेड है, राजस्थान की जगह है, उस जगह के नाम है नागरा कोयल एंड जैसलमेर। वो उसमें हम इफेक्टिव तरीके से विंड एनर्जी को यूज करते हैं और उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कि तो कैसे वो विंड एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है? जैसे जब तेज से विंड फ्लो करते हैं, तब उसकी वजह से टरबाइन है, जो टरबाइन घूमते हैं, और टरबाइन जब घूमते हैं वो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तब हम उस एनर्जी को हम डिफरेंट जगह में सप्लाई भी करते हैं। ओके, so thank you student for watching my video. If you like my video, then you can share and also subscribe my video। और आपको अगर